मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करता था। उसका एक नौकर था। उसका नाम था छंगा। छंगा के एक पाँव में 6 अंगुलियां थी, इसीलिए उसको सब लोग छंगा कह के पुकारते थे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने नैहर गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए हुए छंगा आया और बोला, मालिक मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। वैसे लेकर वह बाजार से घी लाने गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते हुए देखा तो पूछा, घी ले आया है? इधर ला, जरा चक्कर तो देखूं कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हांडी में डाली। यह क्या? ऊपर ऊपर से घी था, नीचे से दही भरा हुआ था। साहूकार ने अपना माथा ठोका। ये कैसा बेवकूफ है? किस प्रकार के बेवकूफ से पाला मुझे पड़ा है? मेरे पैसे लुटवा आया है, गधा कहीं का। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ 10-5 छड़ी छंगा को जमा दी। छंगा करा उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा तुझे, तुम समझ लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजड़ी में तेल लगा कर रख देना, समझे। छंगा ने उत्तर दिया। शाम को साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजड़ी किधर है, लेकर आना जल्दी। छंगा तुरंत तेल का कनस्टर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्या लाया है तूने? साहूकार ने चिल्लाया। ये रही आपकी मोजरी, छंगा ने कहा। यह तो इस तेल के कनस्टर में रखा है, छंगा का जवाब था। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण नहीं हो रहा था और उसने लातों घूंसों से मारकर अधमरा कर दिया छंगा को। साहूकार तो मार पीट कर वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता कराता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा तुझे। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लिवाने के लिए अपनी ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा, समझे। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना, रास्ते के लिए कचौड़ी रख लेना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने हुए साहूकार सज धज कर ऊंट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियां तो खूब चमक रही हैं। हाँ, शुद्ध सोने की बनी है। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती है, साहूकार ने गर्व पूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊंट पर सवार आगे था, पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर लिया। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी से भर भर कर खाने एवं मिठाइयों के थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर अपना मुंह हाथ धोया और छंगे से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च एवं लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाइयां भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा गया। वह चिल्लाया, यह क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत जो चमक रही थी। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ा। यह सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत की। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो मुझे?
उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वह बोला। शाम हो रही थी, अंधेरा छाने लगा। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाया और सो गया। साहूकार को सोता देखकर झंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण एवं कपड़े पहने। तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाइयां खरीदी एवं ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल पड़ा है। मैं उसे ढूंढने निकला था, 2 कोस दूर पर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा, जवाई खाली जंघिया पहने लेटे हुए थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देखकर साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण कपड़े वहां नहीं थे, झंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट की गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली ले आए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसी के कपड़े में सजा धजा छंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, यह क्या हो गया है मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया। सब लोग इनको जरा भी ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई कहे चूरमा खाओ। खिलाने की कोशिश कर कर के सब हार गए थे। साहूकार सबके हाथ झटक झटक कर खड़ा हो जाता और क्रोध पूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना है। इसी को मौल पकवान खिलाओ जो छंगा बैठा है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको ढकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिव जी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति की अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वो नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे, समझे? इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच में नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से भी कुछ लोग आ गए। जवाई के सिर से खून बहता देखकर सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यही सब तमाशा देख रहा था। अब तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सिर से खून बहता देखकर वो बहुत दुखित हो गया। सब लोग के पीछे वो भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा इन्हें। बस मैंने अपना बदला ले लिया है। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा, समझे? उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वाले ने अपने जमाई और बेटी को कपड़े, आभूषण और मिठाई भेंट में देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर तो था नहीं और खुशी खुशी रहने का मन कर रहा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिएगा ही, जरूर करिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ।
पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका कोई खास नाई ही भोलू काटता था। भोलू ये काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत गर्व था। और भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता तो उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे सींग उगे हुए हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानता था और कोई नहीं जानता था। जब भोलू ने पहली बार नजारा देखा तो वह तो भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित रहेगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा, किसी और को भी इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने दूंगा। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज भर में उसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। हो सकता था लोग उसका आदर करना बंद कर दे या फिर नए राजा की मांग करने लगे। समझ में नहीं आता था। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी करवा दूंगा, समझे? इस देश में रहने नहीं दूंगा। भोलू हजाम की डर के मारे उसकी सीटी पीटी गुम हो गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा यदा कदा उसे अच्छा अच्छा उपहार दिया करता था। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू का सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अभी तक पचा ही नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता दे और अपना चैन की नींद सोए। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करके रखा था। एक दिन भोलू राजा के बाल काट कर महल से वापस लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता रहा। कितना भयानक दिखता है राजा, अगर पगड़ी न लगाए तो। इसलिए तो वो पगड़ी बांध कर रखता था अपने को। भोलू का घर एक छोटे से जंगल में उस पार था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाली। धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को यह रह रह कर सींग याद आ रहे थे। वह कभी कभी उठकर खड़ा हो जाता था। वाह जनाब, मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस राज को मैं पेड़ को तो बता ही सकता हूँ, राजा के उन अजीबो सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में पचता ही नहीं है। लग रहा है कि कब किसी को बता दूं। पेड़ तो बोल नहीं सकता है किसी को, और इस तरह किसी और को भी यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा पेड़ के पास रहेगा। मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। सुनो मेरी बात, मैं सही कह रहा हूँ। इतना कहकर हज्जाम बेतहास हंसने लगा और हंसता ही रहा। हा 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 हो करता ही रहा। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू बहुत खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद से वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उस जंगल में गया और उस पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा। हाँ, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहार से उसने पेड़ को काटकर नीचे गिरा दिया।
लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथ में बेच दिया और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर लिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। ढोल वाला बहुत खुश होकर बोला, कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम में बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे? सिर्फ धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा होने लगी। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। वाह भाई भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के। एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर जोर से पीटने लगा। तभी ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धड़कने लगा। धम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ 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 हाँ, उनके 2 सींग हैं। हा 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 हो। लोगों की भीड़ वहां खड़ी हो गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा, समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितने मजाक और कितने ताने। और हमारे राजा के 2 सिंह। लोग तो जैसे गाना गाने लगे, समझ में नहीं आ रहा था। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसको मैं बहुत कड़ी सजा दूंगा। ले आओ यहाँ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र उसे पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। अब क्या करे? बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ा रहा है? राजा फुफकार मारकर बोला। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारा से कुछ लकड़ियां खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रहा है। मुझे क्षमा करिए महाराज, मुझे क्षमा करिए। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वह तुम्हें कहाँ से मिली है, बताओ जल्दी। लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, वह तो डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली है महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल कैसे बोलता है? राजा धर्मराज ने गुस्से में पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज। दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ और ऐसा अचंबा पहले कभी नहीं सुना था। आज सुन रहा हूँ। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? और राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर का भेदी को पता लगाकर ही छोड़ूंगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था नाई भोलू। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह पर ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता है। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुलावा भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वो अपने सैनिकों से बोला। भोलू ना ही आया। ऊपर से नीचे तक थर 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 कांप रहा था। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया है यह भेद? सच उगल दो वरना सजा तो पाओगे ही। राजा ने कसकर बोला। महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा है और मेरे लिए यह बात छुपानी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं यह राज किसी को बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज जोर से बोला। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते पर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
बस आपके बाल तब काट कर आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं इसके बारे में किसी से बात कर सकूं। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तब मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर अपना हल्का महसूस किया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान, क्या मालूम था इसकी लकड़ी भी बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे जैसे पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने सींगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझन के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए हुए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्याय प्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं है। वह मुड़ा और उससे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमा दान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिन पहले की बात है। कलिंग देश में एक राजा राज करते थे। उनका नाम था इंद्रजीत। राजा इंद्रजीत गुणी लोगों को बहुत सम्मान करते थे, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। एक दिन राजा इंद्रजीत अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। मंत्री दरबारी सभी वहां उपस्थित थे। राज से संबंधित बातें चर्चा हो रही थी। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। उसने प्रहरी से कहा, मैं महाराज से भेंट करना चाहता हूँ। प्रहरी ने बूढ़े आदमी को अच्छी तरह से देखा। देखकर उसे लगा कि वे कोई पंडित व्यक्ति हैं। उसने उन्हें कहा, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं राजा को खबर देता हूँ। यह कहकर प्रहरी राजसभा की ओर चला गया। दूर खड़े रहने के बावजूद राजा इंद्रजीत ने उस बूढ़े व्यक्ति को देख लिया था। उन्होंने इशारे से प्रहरी से कहा कि वह उस व्यक्ति को लेकर आए। प्रहरी सम्मान पूर्वक उस व्यक्ति को राजसभा में लेकर आया। राजा इंद्रजीत ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा, फिर उनका परिचय पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने आसन ग्रहण करने के बाद कहा, महाराज मैं बांग्लादेश से आया हूँ, मैं आपके समक्ष कुछ धार्मिक चर्चाएं करना चाहता हूँ। राजा ने कुछ देर तक अतिथि के चेहरे की ओर देखा, फिर अपने अनुभवों से उन्होंने समझ लिया यह आदमी पंडित व्यक्ति है। सविनय उन्होंने पूछा, अतिथि का नाम क्या है? अतिथि ने कहा, चित्रसेन। चित्रसेन के रहने और भोजन आदि का व्यवस्था हुई। सेवा सत्कार पाकर चित्रसेन बहुत खुश हुए। तय हुआ कि उस शाम धर्म चर्चा के लिए बैठक होगी। पहली चर्चा में ही राजा इंद्रजीत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक धार्मिक चर्चाएं होती रही। रानी भी प्रसन्न हुई एवं राज दरबार के सभी सदस्यों ने चित्रसेन की प्रशंसा की, उनका स्तुति गान किया। राजा के अनुरोध पर चित्रसेन और कुछ दिनों के लिए राजमहल में रहे। उसके बाद उनकी विदाई के लिए उनके अभिनंदन का आयोजन किया गया। पंडित चित्रसेन को राजा ने स्वयं माला आदि से आभूषण से करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की और कहा, गुणी जनों के सम्मान की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मैंने कर्तव्य पालन करने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान से पूरे देश का कल्याण करें। राजा से विदा लेकर पंडित चित्रसेन ने अपने राज की ओर प्रस्थान किया। कलिंग देश से बंग देश की दूरी बहुत है। उन दिनों सामान्य जनों के लिए पैदल चलने की सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इसलिए चित्रसेन पैदल ही अपने देश की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो वे एक धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला छोटा था, कमरे कम थे। एक एक कमरे में पहले से ही 8-9 लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे। चित्रसेन भोजन करने के बाद कमरे में गए।
एवं किसी से कुछ न कहकर एक कोने में चटाई बिछाकर सो गए। इधर क्या हुआ कि जब चित्रसेन धर्मशाला में आए तभी कुछ लोगों को यह सूचना मिल गई थी, यह विशिष्ट अतिथि राज दरबार से लौटे हैं, ये इनके पास पुरस्कार में मिले हजारों स्वर्ण मुद्राएं हैं। धर्मशाला में जितने यात्री थे उनमें से एक आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था, दूसरे का धन उड़ा लेने में वह बहुत माहिर था। चोर के रूप में वह प्रसिद्ध था। वह चित्रसेन पर अपना दृष्टि रखे हुए था। जिस समय चित्रसेन कमरे के एक कोने में चटाई पर सो गए, उसी समय उस चोर ने चित्रसेन के ठीक बगल में एक चटाई बिछाकर अपना स्थान दखल कर लिया। रात गहरी हो गई, सब लोग सोए हुए थे, लेकिन उस चोर की आंखों में नींद कहाँ। वह तो सोया ही नहीं था, वह सोने का नाटक कर रहा था और अपनी चटाई पर लेटे हुए था। स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने के उचित समय का वह इंतजार कर रहा था। चित्रसेन घनघोर निद्रा में थे, उनकी नाक बज रही थी। चोर उठकर बैठ गया। उसने चित्रसेन के सिर के नीचे तकिए को टटोलना शुरू कर दिया। वहां उसे कुछ नहीं मिला। कहाँ है मुद्राएं की थैली, समझ में नहीं आ रहा है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गईं। रात भर जागकर उसने चित्रसेन के शरीर का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण किया। कमरे में भी कुछ नहीं, वे खुली देह सो रहे थे। उनकी कमीज की जेब भी खाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उसे समझ में आ ही नहीं रहा था कि चित्रसेन ने उतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ रख दी है। हाँ, कहाँ रखी होगी। बहुत दिमाग लड़ाने लगा, परंतु उसने चित्रसेन के बिस्तर की चारों ओर से पड़ताल की, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं उसे कहीं भी नहीं मिली। भोर हो गई, बाहर प्रकाश फैल गया। चित्रसेन की नींद टूटी, उनकी नींद टूट गई। यह समझकर चोर ने सोने का नाटक कर लिया। चित्रसेन उठकर बैठ गए, अपनी कमीज पहनी और उसके बाद बड़ी सावधानी से चोर के तकिए के नीचे से स्वर्ण मुद्राएं की थैली निकाल ली। उस चोर को पहली बार देखते ही उन्हें संदेह हो गया था, इसलिए चित्रसेन ने स्वर्ण मुद्राएं की थैली अपने पास न रखकर चोर के तकिए के नीचे रख दी। अब वह स्वर्ण मुद्राएं की थैली लेकर वे बाहर निकल आए। चोर को उन्होंने कैसे मूर्ख बनाया, यह तो चोर भी नहीं जान सका। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, क्या भूलना। अरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। कहा जाता है कुछ नहीं जाता है। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अवध के उत्तर में करसेनजीत नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात न खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर नगर के सेठ ने उन्हें रहने का प्रबंध एक सज्जन के घर में करवा दिया। नगर का सेठ उसके लिए प्रतिदिन धान भेजा और कुछ नगदी असरफियां भी भेजता था। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा दे जाते थे। वो तपस्वी कंजूस विचार का था। जब उसके पास 1000 दिनार जमा हो गए तब उसने उन्हें मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने यह धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह प्रतिदिन जंगल में यही देखने जाता था कि कहीं वह धन चुराया तो नहीं गया है। एक दिन वह जंगल में गया तो देखा कि किसी ने उसका वह धन चुरा लिया है। यह देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी तो वे उसके पास आए। सेठ ने तपस्वी को बहुत समझाया। तपस्वी देवता, धन के खो जाने से मृत्यु का वर्ण करना अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छांव के समान है, अतः इसके लिए इतना शोक करना व्यर्थ है। पर वह तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वह अपना दंड कमंडल उठाकर गंगा तट की ओर चल पड़ा। यह बात जब राजा प्रसेनजीत के कानों में पहुंची तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया।
जो उन्हें लौटाकर ही ले आए। राजा ने उनकी कहानी सुनी। उसने पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहाँ धन दबा कर रखा था वहाँ कोई निशानी भी रहती थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे से पेड़ के नीचे दबाया था, वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़ दीजिए, ऐसा करना पाप है। राजा सीधा अपने शयन कक्ष में गया और वहां लेट गया और सिर दर्द का बहाना किया। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में ही प्रश्न करता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है, बताओ, आपने किसी बीमारी की कौन सी दवा दी है? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी मातृदत्त का व्यापारी है, 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। यह सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नागवाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने ले आओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने मात्र दत्त के नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल में नागवाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो दिनारों से भरा हुआ कलश खोद कर निकाला है, उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थरथर थरथर कांपने लगा और राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नागवाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी, मैंने उसे छुपा कर रखा है। मैं अभी दिनारों से भरा हुआ कलश लेकर आता हूँ, आप यहीं रहे। यह कहकर वहां से वो भागा भागा अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश लेकर राजा के सामने हाजिर हो गया। उस समय तपस्वी देवता भी वहीं थे। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराई पूर्ण न्याय से सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और वे उनकी प्रशंसा करके जय जयकार करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग तो भूल जाते हैं, मत भूलिएगा ना। कहानी होती है समाप्त।